लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके, ग्राफ हमने डिस्कस किए थे। ग्राफ के एरिया से हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। पीवी वर्क क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो वर्क होता है हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम किस में होता है एंड कुछ रिड्यूस्ड वर्क किस में होता है। रिवर्सिबल में मैक्सिमम होता है एंड इरिवर्सिबल में थोड़ा वर्क कम होगा, भले ही प्रोसेस सेम हम कर लेते हैं। एंथैल्पी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एंथैल्पी क्या होती है। अगर मैं कोई एक सिस्टम लेता हूं, देखो ये सिस्टम दो कंडीशन में हो सकता है। नंबर वन, कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड एक कंडीशन हो सकती है इस सिस्टम की, जो कि हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम। जब मैं कांस्टेंट प्रेशर पर हीट इसे देता हूं, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब अगर इसका ऊपर से प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर आ रहा है या वॉट एवर जो भी आप लेना चाहो, लेकिन कांस्टेंट रखना है आपको, क्या करना होगा हमें इसे, हमें इसको कम या ज्यादा नहीं करना है। अभी तो फिलहाल रुका हुआ होगा ये पिस्टन, क्योंकि हीट अभी मैंने नहीं दी। रुका हुआ है, वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर फिक्स है। जहां ये रुक गया पूरा सिस्टम, अब मैंने इसको हीट प्रोवाइड कर दी। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो अब ये हीट दो काम करती है। इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, बिल्कुल बढ़ाएगी। मॉलिक्यूल के मोशन बढ़ेंगे और मोबिलिटी बढ़ने से गैस एक्सपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी बढ़ी मतलब सो कॉल्ड टेम्परेचर भी बढ़ गया। और चार्ल्स लॉ कहता है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। एक और काम होगा, ये गैस एक्सपेंड करेगी। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बोली, कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि मैं अगर इसे पिस्टन को यहीं रोक दूंगा, चलने नहीं दूंगा, हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, वो होने नहीं दे रहे हैं हम, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहा हूं, मैं वॉल्यूम बढ़ने दे रहा हूं। कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंशन शुरू हो गया इसका, गैस का एक्सपेंड होकर के ये प्रेशर था पी, वॉल्यूम चेंज आ गया डेल्टा वी। ये वर्क हो गया जो इस गैस ने किया पूरे सिस्टम पर, बाहर गैस ने किया, बाहर सराउंडिंग पर। अब ये जो हमारे पास हीट है, हीट जो मैंने दी वो दो हिस्सों में बट गई। कुछ उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, कुछ उसने वर्क कर पीवी वर्क। ये जो हीट मैंने दी, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, कंडीशनल हो गई हीट ये देने। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर है तब
दो हिस्सों में बटेगी, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस पीवी। अगर मैं दूसरी तरफ आता हूं, ये तो कंडीशन नंबर 1 हुई। अब मैं क्या करता हूं, दूसरी बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं मैं, वॉल्यूम नहीं चेंज होने दे। बात किसकी की गई, हीट की ही की गई, हीट ही मैंने दी इसको, वॉल्यूम मैंने इसका बढ़ने नहीं दिया, वॉल्यूम बढ़ने नहीं दिया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ने दो प्रेशर, हमें तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है बस। दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जीरो रखना है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होने देना है। V2 माइनस V1, दोनों V2 V1 बराबर रखने हैं क्योंकि चेंज नहीं होने दिया, इसलिए चेंज डेल्टा V जीरो आया। P डेल्टा V कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे केस में, इस केस में जितनी की जितनी हीट दी मैंने सारी की सारी Q इक्वल हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के, काम तो किया नहीं इसने कुछ, सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आ गई। तो हीट ये Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। अगर हीट को मैं काउंट करना चाहता हूं कि हीट गई कहां, हीट दो हिस्सों में बटी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और जितना भी वर्क था वो इन टोटल वर्क। तो अब यही हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही एंथैल्पी कहलाती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर एंथैल्पी हम इसे नहीं बोलेंगे। दैट मींस वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से है वही, बस उसमें हमने कंडीशन लगाई है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पर ये रखा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाली कंडीशन, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, या हीट कंटेंट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे, कैसे डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, कई सारे तरह से इसको बोल सकते हैं, डेफिनेशन हम इसे कई सारे तरह से दे सकते हैं। एंथैल्पी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी equivalent to total heat content of system. It is equal to internal energy of system plus the product of pressure and volume. Definitely volume change की बात हो रही है। ये प्रोसेस समझा करके मैं एक कंडीशन इसके बाद और आपको डिस्कस करूंगा। ये एक डेफिनेशन हो गई, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। फर्दर एक और तरह से हम इसको बोल सकते हैं, एंथैल्पी इज डिफाइंड, वी कैन टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, रिवर्स भी कर सकते हैं, बाय ए रिएक्शन। अब हम रिएक्शन पर आ गए। व्हेन एनी वर्क बीइंग डन इज पीवी वर्क ऑकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, बस इस पे ध्यान देना है, कांस्टेंट प्रेशर।
ये किसी भी मोमेंट पर चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी मोमेंट पर अगर ये चेंज हो गया फिर हम इससे दैट मीन्स बाहर आ जाएंगे। लैंग्वेज का फर्क है, बात वही बोली है जो ऊपर यहां बोली है, वही बात ये भी। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी अराइजेस ड्यू टू पीवी वर्क, प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यू टू इट्स पीवी वर्क बोल दो, ड्यू टू इट्स वर्क। वर्क मीन्स प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वर्क कोई और वाला नहीं वर्क होना चाहिए। एक्सपेंशन वाली बात हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है। हम सिंपली अगर इसे क्वांटाइज करें तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड ये वर्क हो गया। इंटरनल एनर्जी का नोटेशन मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर कोई कंफ्यूज होगा तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ई की जगह मैं यू भी लिख लेता हूं, कई बार एनसीईआरटी में यू लिख करके दिया जाता है इंटरनल एनर्जी को। कई बार इसे क्या लिख देंगे, क्यू, इसको ई को लिख देंगे क्यू वी, और एच को लिख देंगे क्यू पी। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो आगे टर्म मैं आपको बता दूंगा। तो ई कभी कभी यू के फॉर्मेट में भी लिख दिया जाता है। अगर यू के फॉर्मेट में लिखा है तो एक ही बात है, परेशान होने की इसमें बात नहीं होगी अगर यू के फॉर्मेट में लिखा है तो क्या है एंथैल्पी? एंथैल्पी एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जो डिसाइड करता है हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है या इवॉल्व हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड एनर्जी क्या है, हीट कितनी एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। और अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी होगी दोनों के सम के बराबर। ये मैंने आपको बताई एक डेफिनेशन अभी आपको डिस्कस की है। एंथैल्पी अगर हम कंसीडर करते हैं तो इंटरनल एनर्जी का एंथैल्पी का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन। इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। ऐसे कर सकते हैं हम, ये इक्वेशन कुछ नहीं, क्यूपी मतलब जो हीट चेंज हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी मैं आपको बता रहा था कि हम क्यूपी क्या ले सकते हैं, इसके अपने हीट कंटेंट हैं कुछ पहले से, और हमने ये हीट इसे दी। जब हीट दी मैंने ये तो कांस्टेंट प्रेशर पर दी, तो कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंड ये कर जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर ये मैं हीट इसे प्रोवाइड कर रहा हूं जो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ रही है, तो क्यूपी मैं इसे बोल सकता हूं। जितनी क्यूपी इसने एब्जॉर्ब या इवॉल्व की है वही एच या चेंज इन एच के बराबर होगा। अगर मैं कहीं सिस्टम से लेता हूं, किसी वर्क की स्टेट पे है, स्टेट 1 है, स्टेट 2 में आ गया ये, और ये हीट देने पर आया, हीट देने पर आया, इसका अपना हीट कंटेंट था कुछ, मान लो एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर ही H1, फाइनली H2 हो गया कांस्टेंट प्रेशर जब ये पिस्टन ऊपर मूव कर गया। अगर हम दो इक्वेशन बनाकर ऐसे करते हैं, H इज इक्वल टू
U प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस PV, तो मैं क्या कर सकता हूं, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, पहली कंडीशन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बना सकता हूं मैं H2 U2 प्लस PV2, सेकेंड स्टेट की कंडीशन हो गई है। अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करता हूं, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, साथ में क्या आएगा, प्लस PV2 माइनस PV1। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को माइनस किया, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब क्योंकि ये प्रोसेस हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं, तो ये तो चेंज होगा नहीं, इसको लेना पड़ेगा बाहर, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, जीरो नहीं, मैं जीरो नहीं कह रहा हूं, कोई ना कोई वैल्यू तो लेनी पड़ेगी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हमारा चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ये हम जो इक्वेशन कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पर ये इक्वेशन की है, तब हम इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंज इन एंथैल्पी, मींस डेल्टा H विल बी इक्वल टू QP। जो हीट इसने एब्सॉर्ब की, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पर इसने एब्सॉर्ब की, क्योंकि दो हिस्सों में बढ़ गई होगी, जिसने दो काम किए होंगे, या तो इंटरनल, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाई होगी, एक वर्क किया होगा, ये हीट का जो अमाउंट है ये कहलाएगा एंथैल्पी चेंज। हम क्या मेजर कर रहे हैं, एंथैल्पी मेजरमेंट कर रहे हैं इस प्रोसेस का, जब कोई सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंड कर रहा है, तब की ये बात हो रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि ये इनफैक्ट एंथैल्पी क्या चीज है, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम कर रहे हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये डिसाइड हो गया, ये कर ली हमने ये इक्वेशन, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वी आर एक्चुअली, चाहिए तो दोबारा से होगी बात, तो यहां तक क्लियर होनी चाहिए आपको बात। डेफिनेशन में एक स्टेप मैंने आपको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, जैसे वर्क पाथ फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो H आता है, H स्टेट फंक्शन होता है। क्या क्या है पाथ फंक्शन, अगर मैं बिल्कुल Q की बात कर रहा हूं, जस्ट हीट की बात कर रहा हूं, सिंपल हीट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं, हीट एब्सॉर्ब इवॉल्व, सिंपल अनकंडीशनल, डिफाइन नहीं किया मैंने, कंडीशन नहीं दी कोई, तब तो ये पाथ फंक्शन होगा, Q इज पाथ फंक्शन। बट QP means H is state function। इसके साथ जुड़ गया क्योंकि इंटरनल एनर्जी एंड वर्क दो मिल करके ये आ रहे हैं, इसलिए तो हमें क्या डिफाइन करना, क्या सोचना होगा, इंपॉर्टेंट बात क्या सोचनी होगी,
कि H जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। किसी एक स्टेट की एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, किसी एक स्टेट में मतलब रुका हुआ है, अब ये चल नहीं रहा है। तो ये एक स्टेट है, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 फिक्स है, टेम्परेचर इस पर T है, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी E है। अब ऐसे केस में अगर H बोल दिया जाएगा, अब फिलहाल H फिक्स होगा, चाहे मैं किसी भी तरीके से ये वाली स्टेट लाऊं, H उतना ही निकलेगा। स्टेट फंक्शन का मतलब यही होता है, आप किसी भी पाथ से लेकर के आओ, एंथैल्पी उतनी निकलेगी जैसे इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी पाथ से। लेकिन क्यू में तो, क्योंकि दूसरी वाली क्यू भी तो हो सकती है ना, कोई हमने प्रोसेस ऐसा किया होगा जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, तो वो वाली भी तो क्यू हो सकती है। पाथ की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये स्टेट पर डिपेंड करती है। एच स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। और फर्दर अगर हम बोलते हैं तो एच किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है? यू पर डिपेंड करता है। यू क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। पी पर डिपेंड कर रहा है, पी डेल्टा वी पूरा मिल करके तो वर्क हो जाता है, लेकिन हमने तो फिक्स कर दिया वॉल्यूम। स्टेट का मतलब तो एक फिक्स स्टेट पर है, वॉल्यूम फिक्स है हमारा, वर्क तो हो नहीं रहा है, फिलहाल किसी स्टेट में तो रुका हुआ है ना, ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज हो जाएगा तो प्रोसेस हो जाएगा फिर। तो एक फिक्स प्रेशर पर ये एक पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन है, वी भी स्टेट फंक्शन, एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी। तो एच भी एक स्टेट फंक्शन है, जबकि क्यू, जस्ट क्यू कहीं लिखा है तो आप उसे बोलोगे कि ये पाथ फंक्शन है। क्यू पी लिख दिया कहीं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आप बोलोगे कि ये स्टेट फंक्शन है। एच लिखा हुआ मिले तो स्टेट फंक्शन है। तो क्यूपी या डेल्टा एच, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पाथ पर डिपेंड करने चाहिए। पाथ पर डिपेंड क्यूपी एंड डेल्टा एच पाथ पर नहीं करने चाहिए, स्टेट पर डिपेंड करने चाहिए। अब ये तो आप जानते हो कि डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा? भाई है तो एनर्जी, है तो हीट ही ना। एच क्या है? हीट है, कांस्टेंट प्रेशर पर है बस। अभी सिग्निफिकेंस पता चल जाएगी इसकी थोड़ी देर के बाद, जब मैं इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। और तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं, जब करोगे तो आपको सिग्निफिकेंस अंतर पता चल जाएगा कि क्यूपी एंड क्यूवी में डिफरेंस क्या आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम ये बोलते हैं कि क्यूपी एंड क्यूवी में अंतर, सिग्निफिकेंट डिफरेंस कब होगा? तो भाई सिर्फ तब होगा जब कहीं कंसिडरेबल वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, और कंसिडरेबल वॉल्यूम चेंज होता है गैसेस में। अगर मैं आपको कहता हूं कि क्यूपी, तो क्यूपी का रिलेशन तो पी डेल्टा वी के साथ भी है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैं इसे डेल्टा एच भी कह सकता हूं। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, पी डेल्टा वी। कोई एक रिएक्शन किया आपने ए से बी, अब ए का जितना वॉल्यूम था बी का भी उतना ही वॉल्यूम है, रिएक्शन हो गया, लेकिन मतलब ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अब दोनों लिक्विड में मान लो ए से बी बना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है मास में कोई अंतर नहीं आएगा। तो दो लिक्विड चाहे कोई से भी लो आप, लगभग लगभग वॉल्यूम एक जैसे से होते हैं लिक्विड के, तो होगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया। तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों सॉलिड हैं, दोनों लिक्विड हैं, तब क्यूपी एंड क्यूवी में कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं होता है,
क्योंकि वर्क डेल्टा वी बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू इतनी छोटी है, मान लो इसकी वैल्यू पी डेल्टा वी बहुत छोटा आया, 1 ml आया, 10⁻³ लीटर आया मान लो ये, तो इसको जब प्लस कर रहे हो ई के साथ, डेल्टा ई के साथ, डेल्टा एच के साथ, तो ये तो लगभग दोनों बराबर हैं, ऑलमोस्ट बराबर हो गए, इतना सही तो प्लस किया प्रेशर, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 0.000 हमने ऐड कर दिया इसमें, तो लगभग बराबर हैं दोनों। लेकिन अगर ये डेल्टा वी कंसिडरेबल है, कब होगा कंसिडरेबल? जब ए से बी कन्वर्ट होने में एक लिक्विड है, एक गैस। अब गैस तो एकदम एक्सपेंड करने में वॉल्यूम सडनली इंक्रीज होता है, काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, या इधर रिवर्स भी हो सकता है। मान लो हमारे पास यहां ए कोई गैस है, बी हमारे पास कोई लिक्विड है, तो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। या ये भी गैस है, ये भी गैस है, और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ह्यूज चेंज आ रहा है, तब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। एक बात ये आपको कंसीडर करनी है और इंपॉर्टेंट बात है, जब तक गैसेस इन्वॉल्व नहीं होंगी, जब तक कोई मेजर डिफरेंस की बात नहीं आनी है, तो हम ये इक्वेशन फाइनलाइज करेंगे, और इस इक्वेशन को आगे अगर हम बढ़ाना चाहें, थोड़ा सा किसी सिस्टम ए से बी तक फिर ले जाना चाहते हैं, सपोज करते हैं कोई प्रोसेस हो रहा है, एक प्रोसेस मैंने किया ए से बी, ए से बी में ये कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी चेंज है ये, मान लो इनिशियल वॉल्यूम इसका, ये गैसेस हैं, गैस मानी अभी मैंने इसको, ये भी गैस है, ये भी गैस, लिक्विड मान लूंगा तो नेग्लिजिबल अंतर आएगा, वी बी माइनस वी ए नेग्लिजिबल होगा, इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने वी ए है, इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने वी बी, प्रोसेस कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पी वी इज इक्वल टू एन आर टी किया जा सकता है। अगर मैं फिक्स टेम्परेचर पर आइसोथर्मल एक प्रोसेस कर रहा हूं, दैट मीन्स टेम्परेचर मैंने फिक्स लिया है, तो एक कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मीन्स एंथैल्पी की बात करने वाले हैं, वी ए वॉल्यूम इसका था ए का, किसी गैस का, और इसके मोल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, इसके, इसका एक्स हो सकता है तो इसका वाई मोल हो सकता है, जरूरी नहीं कि बराबर हो, डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने एन ए ले लिया, एन ए आर टी, आइडियल कंडीशन अगर हम मानते हैं तब ये एक कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 बनाती है। अगर मैं इस बी के लिए, बी गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करता हूं, सेम प्रेशर पर वॉल्यूम हो गया चेंज, नंबर ऑफ मोल्स हो गए चेंज, आर टी रहा जो, इक्वेशन नंबर हो गई 2। अगर हम इसमें लेकर के आते हैं अब अंतर, मीन्स क्या करना चाहता हूं मैं, अब मैं इसमें माइनस करता हूं इक्वेशन सेकंड को, से माइनस कर दिया मैंने 1 को, सेकंड माइनस 1, मुझे क्या लिखना होगा, पी वी बी माइनस पी वी ए, पी को ले लिया बाहर कॉमन, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए, आर टी ले लिया बाहर कॉमन, एन बी माइनस एन ए, आर टी दोनों के साथ था, कॉमन ले लिया, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये मैं इसलिए लाया
ताकि वो जो पहले वाली इक्वेशन थी मेरी, उसको आइडियल कंडीशन में मानते हुए मैं पी डेल्टा वी को डेल्टा एन आर टी से रिप्लेस कर दूं। ऐसा मैंने इसलिए किया। क्या इक्वेशन थी मेरे पास? डेल्टा एच चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू लिख लो, या भाई ध्यान रखना डेल्टा ई भी लिख सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है, कंफ्यूजन मत करना। प्लस पी डेल्टा वी, ये इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो, इस पी डेल्टा वी की जगह ये उठा करके रिप्लेस कर दिया गया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, अगर वो गैसियस हैं तब, अगर वो गैसियस हैं तब। नेग्लिजिबल मान रखा है हमने लिक्विड एंड सॉलिड के मोल्स को। अच्छा सोचो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जगह में को रह लेगा? बहुत है तो बहुत है, इतना बड़ा जितना बड़ा मैंने बनाया ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, बस इसमें 44 ग्राम आ जाएगा। और अगर ये गैस है एसटीपी पर तो 22.4 लीटर होगा। इसका वॉल्यूम अगर मैं देखूंगा तो 2 ml 3 ml होगा, और ये 22.4 लीटर, ml नहीं लीटर, ह्यूज अंतर है। तो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, इसे नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। याद रखना गैसियस की बात ही करनी है बस, और किसी की नहीं बात करनी। जी लिख लो भले ही इसे, ताकि गैस के ही मोल्स में अंतर, प्रोडक्ट गैसियस है तो उसके मोल्स का सबमिशन, कई सारे प्रोडक्ट हैं भाई, ये भी तो हो सकता है ना, x प्लस वाई प्लस गिव्स a प्लस बी। ये सपोज करते हैं मेरे पास स्मॉल x है, स्मॉल y है, मोल्स, ये भी गैसेस, ये भी गैसेस, ये भी गैसेस, ये भी गैसेस, स्मॉल a स्मॉल b, इनका सबमिशन करोगे a प्लस बी मोल्स माइनस स्मॉल x प्लस स्मॉल y, ये है डेल्टा एन जी। तो ये एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। जो ये सारी बात मैंने बताई, इसे थोड़ा सा साफ साफ देख लो आप, अच्छा अच्छा लिखा हुआ, सुंदर सुंदर। राइटिंग खराब है क्योंकि मेरी, समझ आने में कई बार दिक्कत होती है। कंसीडर ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग 2 गैसेज, ए से बी बनाया हमने, इस ए से बी बनाने में वॉल्यूम मान लिया, गैसेस, ध्यान रहे गैस लिए, ये गैस लिए, आइडियल गैस मान ली, पीवीए इज इक्वल टू NaRT, पीवीबी इज इक्वल टू NbRT। ये वही सारा जो मैंने अभी ट्रीटमेंट किया, ये सब कुछ हो जाए। दैट मीन्स इस इक्वेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। बस ध्यान देने की बात क्या है, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए लिक्विड सॉलिड के वॉल्यूम में अंतर नेग्लिजिबल माना जाता है। वही बात हो गई, ये लिखाई दी मैंने आपको। फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो इसे रिप्लेस करके ये मेन इक्वेशन मेरी आ जाएगी। एक इक्वेशन ये एंथैल्पी, एक इक्वेशन ये एंथैल्पी। इन दो को सही से फॉर्मुलेट करके आपको सोचना होगा। यहां तक कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई ये बात, तो बताओ।
अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ, अभी तक हम ये बना रहे थे, बॉक्स बना रहे थे, पिस्टन बनाया और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज किया, कोई केमिकल रिएक्शन कंसीडर नहीं कर रहे थे। कहीं थोड़ा बहुत अगर पढ़ा भी तो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था। ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, दिस इज ए प्रोसेस, मतलब इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 P2 V2 T2, कोई केमिकल रिएक्शन कंसीडर नहीं किया। अब हम हीट चेंज को रिलेट करेंगे केमिकल रिएक्शन के साथ। अभी तो मैं बोल रहा था, बस मैंने हीट दे दी है, हीट कहां से आई, हीट निकल गई कहां से, कैसे निकली, कितनी निकली, ये भी कुछ कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मो टेम्परेचर, हीट, हीट का मेजरमेंट टेम्परेचर, हीट चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो हीट चेंज होती है, चाहे हीट वो अंदर लेता है अपने रिएक्शन, रिएक्शन अपने यूज करता है, दैट मींस चाहे इवॉल्व करता है, सो कॉल्ड जो भी मैंने बोला था कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है हीट चेंज को केमिकल रिएक्शन या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी नाम दे देते हैं, और ये सीधी सीधी रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मॉडिफिकेशन हमने देखा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। थर्मोडायनेमिक्स का मॉडिफिकेशन, फर्स्ट लॉ का हमने मॉडिफिकेशन देखा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई डेल्टा एन आर टी। ये हम आइडियल कंडीशन में ही सोच रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं हम ये आइडियल कंडीशन में ही सोचा करते हैं, आइडियल कंडीशन के लिए हम अप्लाई कर जाते हैं। ये हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही मॉडिफिकेशन है। सारी की सारी थर्मोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। केमिकल एनर्जेटिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये मैंने डेफिनेशन बताई। थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में फर्क है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन में डील करते हैं, हीट कितनी निकली है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है, उसके अमाउंट को उसे कैलकुलेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टिक्योमेट्री भी लगेगी, मोल कंसेप्ट भी लगेगा, सब कुछ अप्लाई होगा इसमें। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पता होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी भी पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब जाके कर पाओगे। थर्मोडायनेमिक्स में हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, बस कुछ भी मैटर था, डजंट मैटर। कोई गैस कौन सी थी हमने कभी लिखा ही नहीं कि ऑक्सीजन को एक्सपेंड किया या नाइट्रोजन को किया, क्योंकि हमने बॉन्ड नहीं तोड़े थे वहां। थर्मोडायनेमिक्स में कोई बॉन्ड टूटने की घटना नहीं होती है, कोई बॉन्ड बनने की घटना नहीं होती नए यहां, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में होता ही यही है, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। यानी थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन हमने केमिस्ट्री से कर दिया, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री है। एप्लीकेशन हम केमिस्ट्री में कर दें अगर थर्मोडायनेमिक्स की, एक बात तो ये है। दूसरी बड़ी सिंपल सी बात, जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा था, तो मैं चाहूंगा कि सब लोगों को ये बात क्लियर हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, अभी कुछ नहीं बोलते, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम है चाहे कांस्टेंट प्रेशर है। अभी अमाउंट पे तो नहीं गया ना मैं कि कितना अमाउंट होगा, दोनों में अलग अलग होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का जो अमाउंट इवॉल्व हुआ है वो अलग होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट इवॉल्व हुई है वो अलग होगी, होंगे दोनों एक्सोथर्मिक। अभी बस हीट की बात करते हैं, क्यूपी क्यूवी बाद में देखेंगे। ये हो गई एक डेफिनेशन, काम की बात है। और कंफ्यूज नहीं होना इसमें,
द हीट एनर्जी produced during the reaction is indicated by writing plus Q notation. A ने B से रिएक्शन कर लिया, C बन गया, साथ में D बन गया, साथ में लिखा मिला आपको Q, प्रोडक्ट के साथ मिला ना ये Q, हीट मिली साथ, मतलब एक्सोथर्मिक है। साइन में बड़ी गड़बड़ियां लगती हैं। इसको अगर मैं ये इक्वल टू का साइन है, बैलेंस होती है ना दोनों तरफ की इक्वेशन, अगर कभी मैं इसको उधर उठा के ले आऊं तो ये माइनस हो जाएगा। सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस बी माइनस क्यू गिव्स सी प्लस डी, ऐसे लिख दो। जब कभी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें हम क्यों राइट हैंड साइड पर इवॉल्व की है हमने हीट, क्योंकि इवॉल्व तो प्रोडक्ट के साथ ही बनेगी ना, रिएक्टेंट के साथ ही थोड़ी लिख देंगे। ये लिखा जाएगा कि ये क्यू हमने प्लस किया है, ये हमारा नोटेशन है। डेल्टा एच अलग लिखा जाता है, डेल्टा ई अलग लिखा जाता है, दैट इज डिफरेंट, ध्यान रखना। वो जो हम इक्वेशन में डेल्टा एच लिखते हैं, डेल्टा ई लिखते हैं, वो डेल्टा है, वो एक अलग बात है। चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एनर्जी है, साथ में हीट इवॉल्व हुई। अब अगर मैं इसी को आगे प्रोसीड करता, प्रोडक्ट साइड दी जाएगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है, हीट जो भी इवॉल्व हुई, मान लो 25 किलो कैलोरी या कैलोरी हीट इवॉल्व हुई, तो प्रोडक्ट साइड लिखी जाएगी, प्लस या माइनस। लिखने को अगर कभी आप इधर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन साइन चेंज करके, बिल्कुल जैसे हम नंबर इधर से उधर बैलेंस्ड इक्वेशन में करते हैं, ठीक उसी तरह से ही करके ऐसा करोगे। कोई एक केमिकल इक्वेशन, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि यहां हीट थोड़ी सी बच गई। बच गई कैसे बच गई? इसकी जो अपनी बॉन्ड एनर्जीज का सबमिशन होगा और इसका जो अपना बॉन्ड एनर्जीज का सबमिशन है या एनर्जीज का सबमिशन है, सिग्मा ई, इसकी एनर्जी मिलाकर इसका सिग्मा ई रिएक्टेंट कह दिया मैंने, इसका प्रोडक्ट कह दिया, तो ये कम होगा ना, ये ज्यादा होगा ना, तभी तो हीट बच गई भाई। इसके पास 100 रुपए थे टोटल दोनों के पास मिला के, इनके पास दोनों के पास मिला के 80 रुपए हो गए दोनों के पास मिला के, बाकी बच गए 20। बैलेंस तो करना ही है, मतलब हीट कंटेंट रिड्यूस हुए। अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी रिड्यूस हुई इन दोनों के मिलाकर, और अगर मैं एंथैल्पी की बात करता हूं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर इनकी एंथैल्पी रिड्यूस हुई है, इसकी एंथैल्पी ज्यादा है। सबमिशन ऑफ ए एंड बी, एंथैल्पी का सबमिशन ज्यादा है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कम है, तभी तो ये क्यों बच गया। और मुझे अगर डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच में लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की है 80, रिएक्टेंट की है 100, माइनस में आ गई, मतलब अगर प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट की ज्यादा है, एच रिएक्टेंट अगर ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। क्यू पॉजिटिव,
आने का मतलब है डेल्टा एच नेगेटिव है। ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। और ये जो हीट इवॉल्व हुई है, ये हीट प्रैक्टिकली हम मेजर कर सकते हैं। ये ही अगर मुझे ए की एंथैल्पी पता है, बी की एंथैल्पी पता है, सी की पता है, डी की पता है, तो सी डी का सबमिशन कर लो एंथैल्पीज का, ए एंड बी का सबमिशन कर लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो। अगर ये काम मैं कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहा हूं तो एच लेके चलूंगा। यही केमिकल रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है, ना के बराबर लेते हैं हम कांस्टेंट, डब्बे को बंद करके थोड़ी केमिकल रिएक्शन करते हैं, ओपन होता है, हम एज्यूम करते हैं वॉल्यूम बढ़ जाए। अब उसने एनवायरनमेंट पे वर्क कर दिया, कितना क्या उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो बस उस एंथैल्पी से मतलब, हीट से इनसे मतलब है, और ये हीट है क्यूपी। अगर एंथैल्पी है तो, अगर मैं एच ले रहा हूं तो ये क्यूपी है, यही बराबर होगा किसके, माइनस डेल्टा एच। दैट मीन्स अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। ये कंसिडर करके चलो, आप लोग सोच लो इसे छिड़ना चाहें। एंडोथर्मिक के लिए बिल्कुल ये ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगा। पहले तो डेल्टा एच ही देख लो, डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल कोई मैं लेता हूं, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दिया, तो ये अगर सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा, प्लस एनर्जी दे दी आपको साथ, तो ये क्यू है। स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो वो आपकी मर्जी है। और अगर साथ में लिख दिया डेल्टा एच, तो ये -293, सॉरी 393.5 किलो जूल ही रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा और डेल्टा होगा। अब मुझे बात समझ आ गई, जब जैसे ही डेल्टा एच मैंने देखा तो अब मैं समझ गया कि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ हुआ प्रोसेस है, तभी ये दोनों बराबर हैं। क्यूपी डेल्टा एच के बराबर होता है, ये वही प्रोसेस है जो हुआ है। ये बात आपको समझ लग गई होगी। अब हम अगर फर्दर आगे और कोई एग्जांपल लेते हैं, तो ये तो आ गया डेल्टा एच। एक हमने दूसरा एग्जांपल लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ध्यान रहे। हीट इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हो, ये अभी डिस्कस कर लेंगे हम। डेल्टा एच टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसे प्रेशर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर करता है, ऐसे टेम्परेचर पर भी करता है। एक और रिएक्शन है H2 + O2, हमने दोनों को रिएक्शन किया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस, मतलब क्यू कितना लिखूं मैं, प्लस, क्यू इज इक्वल टू 285 किलो जूल। इन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करेगा। अगर कल को मैंने इक्वेशन दे दी एक ये, और फिर आपको कह दिया कि 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन रिएक्शन करके 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कितनी क्यों निकलती है हीट, तो ये तो 1 मोल के लिए था ना भाई। ज्यादा कार्बन की बर्निंग करोगे ज्यादा हीट निकलेगी, कम कार्बन की बर्निंग करोगे कम हीट निकलेगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अगर आपसे कह दिया कल को कि हाफ कार्बन, तो इसे डिवाइड बाई 1/2 कर दो। जैसा काम इक्वेशन से किया वैसा ही काम हमने यहां कर दिया। ये बैलेंसिंग इस तरह से की जाती है, यही न्यूमेरिकल में आपको बात काम आएगी जो मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ सकते हैं हम, और एग्जाम्पल देखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, पहले एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होती है,
क्यू राइट हैंड पर लिखोगे तो माइनस लिखोगे। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट के साथ देनी पड़ेगी ना हीट, तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो माइनस लिखूंगा, डेल्टा एच प्लस हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट चलेगा। यहां हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज प्लस रहेगी, माइनस क्यू लिखना है। राइट हैंड पे लिखोगे तो माइनस क्यू। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट के साथ हीट आपने दी, तब हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर भी रखना है भाई। अब हीट निकली है, वो टेम्परेचर चेंज करेगा नहीं, हमें अपनी तरफ से बाहर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का एनवायरमेंट रखना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने ये रिएक्शन किया 50 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने सेम रिएक्शन कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस पर, अब क्यू का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। क्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई है, वो उस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है जिस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं, और प्रेशर पर तो करता ही है, ये तो आपने क्वांटिटेटिवली चेक कर ही लिया। एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर मैं सबमिशन करता हूं प्रोडक्ट के एंथैल्पीज का माइनस रिएक्टेंट के एंथैल्पीज का सबमिशन कर देता हूं, तो डेल्टा एच आएगा। ये है ओवरऑल रिजल्ट। एच प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, इसीलिए बाहर से हीट देनी पड़ी, मुझे प्लस करना पड़ा इसीलिए ये, और इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव। ये उसका ऑपोजिट केस है पहले वाले का। अब हम इसे थोड़ा सा आगे और प्रोसीड कर रहे हैं, बिल्कुल जो केमिकल रिएक्शन पर आ जाते हैं। यहां तक तो हमने डिस्कस किया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को। अब एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ये एग्जांपल ले लेते हैं पहले, चलो। जैसे नाइट्रोजन को जब O2 से रिएक्शन करते हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब इतनी हीट हमें देनी पड़ती। जब तक हीट ये देंगे नहीं इतनी, तब तक हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, रिएक्शन नहीं होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब है हीट इतनी देनी पड़ेगी। तीसरा रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन। O2 लिया, O3 बना दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, स्पार्किंग करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जो हीट आती है उसे ये O2 एब्जॉर्ब करता है, यहां पर ये मिल जाता है। O2 से O3 बनाने का प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और भी बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर रखा है, अब ये खुद से एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट होता रहता है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देंगे ज्यादा हो जाएगा इवेपोरेशन, कम कर देंगे कम होगा इवेपोरेशन। वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई प्रोसेस टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है। और देखो आगे हम आते हैं एक नए टर्म पर, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी
मतलब वो रिएक्शन जो कांस्टेंट प्रेशर पर किया गया। हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन performed at constant pressure, तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैं नाम दे सकता हूं इस हीट ऑफ रिएक्शन को। कोई भी टर्म है, अगर वो प्रेशर कांस्टेंट लेकर के हम कर रहे हैं, तब हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये एक एंथैल्पी की बात की जा रही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट का अमाउंट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होता है, जब हम उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली पूरा करा देते हैं, पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने पर, ऐसा नहीं कि अधूरा बीच में छोड़ दिया, कोई भी है, जैसे ये रिएक्शन CH4 plus Cl2 giving you CH3Cl plus HCl, पूरा हो गया ये रिएक्शन, मतलब ये सारे रिएक्टेंट खत्म हो गए, सारे प्रोडक्ट बन गए। अगर इसका 1 मोल लिया, पूरा होने का क्या मतलब, इसका 1 मोल लिया, तो अभी जब रिएक्शन शुरू नहीं किया, मैंने CH4 लिया, क्लोरीन लिया एक जगह, अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं किया, मिथाइल क्लोराइड तो 0 होगा, ये तो 0 होगा। अब मैंने इनको एक जगह मिक्स कर दिया, CH4 प्लस Cl2 बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे CH3Cl बन रहा है, HCl बन रहा है। थोड़ी देर के बाद ये आधा मोल इसका बचा रहेगा, आधा मोल कन्वर्ट हो गया इसमें, CH3Cl का हाफ मोल बन गया। और थोड़ी देर के बाद ये बचा 20%, ये बन गया 80%। और थोड़ी देर के बाद ये 99% खत्म हो गया, मतलब 1% बचा, 99% बन गया, 1% भी कन्वर्ट हो गया। जब कंप्लीट हो गया रिएक्शन, ये हो गया 0, यहां 0 कॉन्सेंट्रेशन बचा, और ये 100% यानी 1 मोल ये 1 मोल ये बच गए। कंप्लीट रिएक्शन जब हो गया, तब हम उसको बोलेंगे कि ये हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। जो भी कोई केमिकल रिएक्शन हम लेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब हमें क्या पता कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है। When quantities of substance indicated by chemical equation have completely reacted, ये जो बात समझाने की मैंने कोशिश की, जब ये कंप्लीट रिएक्शन कर लेते हैं, तब क्या लिखेंगे हम, हीट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी का समेशन। मान लो इसकी एंथैल्पी है HCH3Cl, मान लो दूसरे की एंथैल्पी है HCl, इसकी एंथैल्पी है H ऑफ क्लोरीन, इसकी एंथैल्पी है H ऑफ CH4। अब मैं क्या लिखूंगा, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, that is delta H is equal to एंथैल्पी ऑफ CH3Cl, प्रोडक्ट है, प्लस एंथैल्पी ऑफ HCl, वन ऑफ द प्रोडक्ट है, माइनस एंथैल्पी ऑफ Cl2, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, एंड एंथैल्पी ऑफ CH4। प्लस, यानी मैं क्या कर सकता हूं, इसको डेल्टा H विल बी इक्वल टू
submission of enthalpy of products minus submission of enthalpies of reactant. ये हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका रहेगा हमेशा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करना। ये वैल्यूज गिवन होंगे आपको, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, निकाल लोगे। इसी को हमें आगे चलकर न्यूमेरिकल में यूज करना। ये लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन will be equal to P मतलब प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट। अब ये जो डेल्टा H है किन बातों पर डिपेंड करता है? डेफिनेटली डेल्टा H प्रेशर पर डिपेंड करेगा, इन की बॉन्ड एनर्जीज पर डिपेंड करेगा। है क्या चीज ये, कौन सा सब्सटेंस है, इस पर डिपेंड करेगा। इनकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा। गैसियस है, गैसियस है, गैसियस है, गैसियस है। यही अगर मैं लिक्विड स्टेट में रिएक्शन कराऊं तो डेल्टा H डिफरेंट आएगा। अब P डेल्टा V तो कुछ और हो गया क्योंकि वॉल्यूम तो अलग हो गया। तो हमें इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। स्टैंडर्डाइज करने से पहले हमें यह पता करना चाहिए कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस हीट ऑफ रिएक्शन, और सेम क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे बड़ी बात फिजिकल स्टेट पर, कार्बन में ले रहा हूं, कार्बन को अगर मैंने वेपर में कन्वर्ट कर रखा है, फिर O2 से रिएक्शन करता हूं, CO2 बन जाता है, ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है। तो यहां डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी, और कार्बन में सॉलिड लेता हूं, O2 गैसियस से रिएक्शन करता हूं, CO2 गैसियस बना, यहां जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी अलग अलग होगी। ये H1 डेल्टा H2, फिजिकल स्टेट अलग है, यहां कार्बन सॉलिड है, यहां कार्बन गैस है। फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की भी हो सकती है। मैंने यहां एक में लिक्विड कार्बन बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, तो डेल्टा H अलग होगा। दैट मीन्स ये बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई डेल्टा H लिखा है तो उनकी फिजिकल स्टेट क्लियर होना जरूरी है। पहली बात क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम सोच ही सकते हैं ना, किसी रिएक्शन में H2O बना सॉलिड, भाई ये तो आइस है। किसी रिएक्शन में H2O बना गैस, ये तो वेपर है। सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी आपको। तो कहीं सॉलिड लिख दिया, कहीं गैस लिख दिया, तो गड़बड़ हो गई। दैट मीन्स आपको वैल्यूज पे ध्यान देना होगा और उनके फिजिकल स्टेट पर ध्यान देना। जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब हम आइस को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो अलग अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब होगा। आइस लिया मैंने, सॉलिड, H2O गैस, इसके लिए डेल्टा H अलग होगा। H2O
लिक्विड H2 गैस, इसके लिए डेल्टा H दोनों डिफरेंट है, H1 H2, जबकि दोनों H2O ही है। ऐसे ही, और ये तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो फिजिकल चेंज है, तो जब फिजिकल चेंज में हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में तो हो गई। डिपेंड करता है ये इस बात पर कि हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टेट क्या। देख सकते हैं, अगर डेटा चेक करें, जस्ट हम चेक करें कि क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास। वाटर बनाया मैंने, एक बार गैसियस बनाया, एक बार लिक्विड बनाया, प्रोडक्ट यहां वेपर है, प्रोडक्ट लिक्विड है, ये गैस गैस, ये भी दोनों, दोनों में वैल्यू डेल्टा एच की अलग आ गई। यहां पर हीट जो इवॉल्व हुई है वो कम अमाउंट इवॉल्व हुआ है, यहां ज्यादा हुआ है, क्योंकि कुछ अमाउंट लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने में हो जाएगा चेंज। अगर मैं इस लिक्विड की जगह ये गैस लिखना चाहता हूं तो डेटा नहीं लिख सकता, क्योंकि कुछ एनर्जी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में भी तो लगेगी। या रिवर्स सोच लो, गैस को कंडेंस करने में कुछ एनर्जी लिबरेट होगी जब हम गैस को कंडेंस करेंगे। डेल्टा एच वैल्यू इन सेकंड केस इज स्लाइटली हायर, जो हीट इवॉल्व हुई है, बिकॉज हीट इज इवॉल्व व्हेन स्टीम कंडेंसेस। समझने की बातें हैं, बैठ के आराम से तसल्ली से सोच सोच करके पढ़ने की बात। एक बात तो ये हो गई, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि किस बात पर डिपेंड करता है डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, फिजिकल स्टेट पर। कई बार क्या होता है, फिजिकल स्टेट भी सेम होती है फिर भी अलग अलग आ जाता है। कार्बन सॉलिड लिख रहा था मैं, प्लस O2 गिव्स CO2, सॉलिड है, गैस है, गैस है, डेल्टा एच आ गई कोई वैल्यू, डेल्टा H1 मान ली, कार्बन सॉलिड, O2 गैसियस, CO2 गैसियस, डेल्टा H2 फिर क्यों अलग आ गई, दोनों क्यों है अलग? ये एलोट्रॉप्स हैं, सॉलिड होने के बावजूद भी अलग अलग स्ट्रक्चर में रह सकते हैं। एक मान लो डायमंड है, एक कार्बन तो डायमंड भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट में ये आ रहे हैं। सो हमें क्या सोचना होगा, जब भी कभी आप सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप की बात कर रहे हो, दैट मींस हीट ऑफ रिएक्शन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एलोट्रॉपिक फॉर्म एलिमेंट की क्या है। कार्बन एमॉर्फस अलग, क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट अलग, डायमंड अलग, डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग रहेगी। हीट एनर्जी इज ऑल्सो involved when one allotropic form is converted into another। यानी कार्बन को अगर ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करोगे कुछ ना कुछ डेल्टा एच चाहिए, मीन्स इसका रिएक्शन अलग, इसका रिएक्शन अलग। एग्जाम्पल के लिए, जब एग्जाम्पल करोगे तो और बात क्लियर होगी। जब हम डायमंड को O2 से रिएक्शन करते हैं तो -94 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है, और जब एमॉर्फस लेते हैं, कोल लेते हैं, जस्ट ग्रेफाइट नहीं,
कोल एमोर्फस -97.6 किलो कैलोरी। इसका मतलब है कि कोल से डायमंड बनाने में इन दोनों का जो अंतर है एनर्जी का उतना रिक्वायर्ड होगा। ये मीनिंग इसका आ जाता है। एक बात ये हो गई, क्या मतलब है इसका? -94.3 किलो कैलोरी का मतलब क्या है? -97.6 किलो कैलोरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन एमॉर्फस कंडीशन वाला कोल वाला कंप्लीटली रिएक्शन करता है O2 से, कुछ बचता नहीं, ना तो O2 बचता ना 12 ग्राम कार्बन बचता, तो इवॉल्व हीट का मैग्नीट्यूड 97.6 किलो कैलोरी होगा जो हीट इवॉल्व हो। और ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया कि जब हम 12 ग्राम कार्बन को डायमंड वाली फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं 12 ग्राम कोल में या एमॉर्फस में, इन दोनों का अंतर मुझे लेना। डायमंड एंड एमॉर्फस, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा? डायमंड से एमॉर्फस बनाने में। यही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे चलकर इस चैप्टर के, यही वाले पार्ट, यही वाले न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये फिलहाल तो बस जस्ट डेफिनेशन फिलहाल हमें करनी। इसको क्या बोलेंगे? एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होने का प्रोसेस हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाता है। ये पढ़ेंगे हम आगे चलकर। इसको बोलेंगे डेल्टा एच, इससे इसमें एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप में, कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन, जो इसको नाम दिया जाए। ठीक होगी बात? देखो चलो ये आगे, द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज इज इक्वल टू द heat absorbed when 12 gram of diamond is converted into 12 gram of amorphous carbon, इन दोनों का अंतर। और इसे क्या नाम देते हैं? हीट ऑफ ट्रांजिशन हम इसको नाम देते हैं। दो बातें हो गई जिस पर ये डिपेंड करता है। नंबर 1 फिजिकल स्टेट पर। क्या डिपेंड करता है? डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एक तो फिजिकल स्टेट, दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तीसरा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अलग अलग वैल्यूज आती हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। एक कोई रिएक्शन मैंने किया, मान लो यही एक सिंपल वाला रिएक्शन लेता हूं, कार्बन डायमंड ही है, कुछ चेंज नहीं करते हैं, प्लस O2 गैस CO2, ये गैसियस है, ये गैसियस है। डेल्टा H1 कार्बन डायमंड ही है, O2 किया गैसियस, CO2 गैसियस। इसका टेम्परेचर रखा हमने, सपोज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर रखा 1000 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग टेम्परेचर पर O2 से रिएक्शन कराने की कोशिश की, तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू अलग आएगी, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू अलग आएगी। दैट मीन्स जितनी भी वैल्यूज डेल्टा H की गिवन होती हैं
वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टेम्परेचर पर आपने मेजर कर ली होगी। जब अगर कह दिया मैंने किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इतना है, तो मतलब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर होगा, रूम टेम्परेचर पर। ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर दो अलग अलग करके दिए तो फिर तो ये हम यहाँ केमिस्ट्री की रेंज से बाहर निकल जाते हैं। फिर इसे सॉल्व करने के लिए अलग इक्वेशन होती है, किरचॉफ्स इक्वेशन होती है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो। अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है। अलग टेम्परेचर पर डेल्टा एच की वैल्यू अलग, डेल्टा एच 1 आ गया, डेल्टा एच 2, बोथ आर डिफरेंट इस टेम्परेचर की वजह से। ये हमारे रेंज से, सिलेबस से बाहर है चीज। मे बी कि आप किरचॉफ्स इक्वेशन या तो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स में होगा तो होगा, ये हो सकता है कि आप वहां पर पढ़ो। टेम्परेचर का वेरिएशन डेल्टा एच के साथ एक इक्वेशन होती है जो कि मैं नहीं बताने जा रहा हूं आपको फिलहाल, वो किरचॉफ्स इक्वेशन कहलाती। कहीं लिखा हुआ नाम आ जाए तो बस पता चल जाएगा इनफैक्ट ये कि है क्या चीज, एटलीस्ट इतना पता चले। और एक और बात है जिस पर ये डिपेंड करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। वो तो है ही, हम एच एंड ई की तो बात कर ही रहे हैं। नंबर 4, वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच में कब बोलूंगा? जब कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। डेल्टा ई कब बोलूंगा? जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हो रहा हो। इनमें रिलेशन भी हम कर चुके हैं। ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर टी, ये रिलेशन हमने किया। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चार बातें हैं जिन पर ये डिपेंड करते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच या हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें ई भी आ गया। हीट ऑफ रिएक्शन यानी क्यू डिपेंड्स physical state, number 2 allotropic forms, number 3 ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, नंबर 4 ये डिपेंड करता है प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिए जाएं इस पर भी। चार बातें हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार आ सकता है और आने से ज्यादा भी कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि हमें ये पता हो कि इनफैक्ट हम कर क्या रहे हैं। आज के लिए इतना रखूंगा मैं क्लास में, क्योंकि इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा जो इनकी डिटेल है। हीट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स पर आ जाएंगे हम, टाइप्स पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन के कि क्या क्या होते हैं, अलग अलग कौन कौन से होते हैं, तो वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी आज का कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो मेरे से।